वो अपने कौंसल खाने में दुबका हुआ होगा, कब तक वहां छुपा रहेगा? किसी न किसी वक्त उसे बाहर आना पड़ेगा। जलाल की आवाज में तलखी तरह आई। अब नई इतला यह है कि वनूद की पोस्टिंग कराची के कौंसल खाने में कर दी गई है। वहां हमारे 2 शिकार जमा हो चुके हैं। वनूद के बारे में जलाल मुझे पहले ही बता चुका था कि वह अपने तकर्रुर की दस्तावेजात के साथ इस्लामाबाद पहुंच चुका था। वाईबी के एक बहुत अहम एहलकार का कातिल था। मुझे याद था कि जलाल ने उससे अब्दुल्ला उर्फ वली राम के कत्ल का बदला लेने का अहद किया हुआ था। तुम फिक्र न करो, ये दोनों किसी भी वक्त हमारी गिरफ्त में आ जाएंगे। इस वक्त मुझे राजा की फिक्र है। उसके फरार से मैं जाती तौर पर अपनी सुबकी महसूस कर रहा हूँ। काम के सिलसिले में मैं जातियात का कायल नहीं हूँ, मगर राजा के बारे में मुझे भी खलिश है। वह हरामजादा एक पाकिस्तानी होते हुए राह वालों के हाथ बिका हुआ है। मैं चाहता हूं कि उसे शहर के दूसरे बदमाशों के लिए इबरत की मिसाल बना दिया जाए। इस पर 3 समतों से काम हो रहा है। जलाल के इश्तियाल का अंदाजा लगाकर मैंने उसे दिलासा दिया। STF उसकी भू पर लगी हुई है। तुम्हारे आदमी उस पर काम कर रहे हैं और पुलिस वालों ने भी उसकी तलाश शुरू कर दी है। वो ज्यादा देर तक आजादी के सांस नहीं ले सकेगा। हमारे पास मालूमात के तबादले के सिवा कोई बड़ी खबर नहीं थी। थोड़ी देर की गुफ्तगू के बाद मैंने फोन बंद कर दिया। इस दरमियान में वीरा ड्राइंग रूम में आ बैठी थी। वह मुझसे सवाल किए बगैर न रह सकी। किससे बात हो रही थी? जलाल ने तस्दीक की है कि राजा के घर से मिलने वाली लाश जोशी की थी। मैंने उसे बताया, इसमें कौन सी नई बात है? तुमने तो सुबह सवेरे मुझे बता दिया था कि वहां जोशी को मारा जा चुका था। वीरा ने एतराज किया, वो मेरा अंदाजा था। हम में से कोई भी जोशी को नहीं जानता था। मैंने लाश के बंधे हुए हाथ पैरों से अंदाजा लगाया था कि वो लाश जोशी की होगी। अब जलाल ने बताया कि मुतवफ़ी को शिनाख्त किया जा चुका है। क्या यह बात हैरान कुन नहीं है? कोई इस्लामाबाद में बैठकर भी इतना बाखबर रहता है? वीरा ने कदरे हैरत से पूछा। वो कोई आम सरकारी अफसर नहीं है वीरा मैडम, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अहम ओहदेदार है। वो मुल्क में दरपर्दा रुनमा होने वाले वाक़यात से बेखबर रहे तो मुझे सदमा होगा। हर अहम बात और वाक़े से बाखबर रहना उसके फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। मुझे खुशी है कि वो ये जिम्मेदारी पूरी खुश असलूबी से पूरी करता है। वो वाकई हैरान कर देने वाली सलाहियत रखता है। वीरा ने एतराफ़ किया। सुल्तान शाह ने मुझे बताया था कि उसने कितनी मेहनत से अपना सारा रिकॉर्ड खंगाल कर चोपड़ा और राजा के दरमियान ताल्लुक का सुराग निकाला था। यह जहानत हर एक के पास नहीं होती। जो लोग पूरे खलूस से काम करने पर यकीन रखते हैं वो अपने लिए कोई ना कोई राह निकाल लेते हैं। तो मुझसे राजा के सिवा किन दोनों की बात कर रहे थे? वीरा ने यूं चौंक कर पूछा जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। चोपड़ा और विनोद, मैंने बताया। उसे भी इस्लामाबाद से कराची भेज दिया गया है। ओह, वीरा एक गहरा सांस लेकर बोली। वो सरासर अब्दुल्ला के खून का इंतकाम का मामला है। मैं समझ रही थी कि मौजूदा वाक़यात के सिलसिले में अचानक कोई नया नाम तुम्हारे सामने आ गया है। इस वक्त हमारी तवज्जो कई समतों में बटी हुई है। जोशी के कत्ल से एक बाब बंद हो गया। अब हमारी तवज्जो का मरकज सिर्फ चोपड़ा की ज़ात है। तो क्या तुमने राजा को इसके हाल पर छोड़ देने का फैसला कर लिया है? वीरा ने हैरत से पूछा। राजा और चोपड़ा एक सिलसिले की 2 कड़ियां हैं। बारी बारी इन दोनों को इनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। मैंने सख्ती से कहा। इस बार यह अजीब इत्तिफाक है कि दोनों पाकिस्तानी हैं। रा के मिशन को आगे बढ़ाने वालों में किसी गैर मुल्की का नाम सामने नहीं है। दोनों पाकिस्तानी हैं, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान। दोनों रा के हाथों बिके हुए हैं। वह एतराफ़ करते हुए मैंने अपने हल्के में तलखी सी घुलती हुई महसूस की। क्या तुम्हें यकीन है कि राजा मुसलमान है? वीरा ने वो सवाल पूछकर मुझे चौंका दिया। वो कह रही थी, इसके नाम से जाहिर नहीं होता कि वो कौन है। यह मेरा कयास है, मैं अब उसकी तस्दीक कर लूँगा, मैंने धीरे से कहा। गजाला और सुल्तान शाह अपने अपने चाय के मग उठाए हुए बरामद हुए और आकर हमारे साथ बैठ गए। हमारे दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहा। पिछले वाक़यात के बारे में गजाला की मालूमात सबसे कम थी, इसलिए सबसे ज़्यादा मुतजस्सिस वो थी। वो बहुत कम सवालात करती थी और जब उसकी तबीयत में तजस्सुस बेदार होता था तो वो बाल की खाल निकालती चली जाती थी। इन बातों के दरमियान अव्वल खान का फ़ोन आ गया। उसकी आवाज़ से खुशी फूटी पड़ रही थी। मुबारक हो, तुम्हारा गंदा शिकार आखिरकार फंदे में आ ही गया। उसकी मुसर्रत से मगलूब आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। इस वक्त कम अज़ कम 3 नाम मेरे सामने हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं फौरी तौर पर उसका इशारा नहीं समझ सका। मुझे सबसे ज़्यादा नफरत राजा से है और वही हमारे फंदे में फंसा है। राजा के बारे में अव्वल खान को वह अल्फाज सुनकर खुशी से मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अब पहेलियां बुझवाते रहोगे या उस मलून के दाम में आने के बारे में भी कुछ और बताओगे? सुबह सईदाबाद से वापसी पर शेर शाह में नजर आने वाला एक्सीडेंट तुमको याद है? अव्वल खान इस वक्त मेरे सब्र का इम्तिहान लेने पर तुला हुआ था। अच्छी तरह याद है, मैंने जल्दी से कहा। वो भूलने वाला वाकया नहीं था। राजा की गाड़ी को वो हादसा पेश आया था।
घर से निकलकर वो बदहवासी के आलम में फरार हुआ था। इस मोड़ पर अपनी गाड़ी पर काबू नहीं रख सका और गाड़ी चौराहे की ऊंची मुंडेर तक उड़ती हुई घास पर चढ़ गई। वो बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ है। तुमको कैसे पता चला कि हादसे का शिकार होने वाली कार उसी की थी? मैंने बेताबी से सवाल किया। अभी अभी मैं जाहिद से राब्ता करने में कामयाब हुआ था। ये खुशखबरी उसी ने सुनाई है। शेरशाह के इलाके में होने वाले हादसे का सईदाबाद के थाने से क्या ताल्लुक निकल आया? मुझे उसकी सुनाई हुई खबर पर यकीन नहीं आ रहा था। भागते हुए राजा को अपनी कोई गाड़ी इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिल सका। वो छतें और दीवारें फलांगता हुआ काफी दूर जाने के बाद बाहर निकला और घर के बाहर खड़ी हुई कार चुरा कर ले भागा। फायरिंग का तूफान थमने के बाद लोग घरों से निकले तो गाड़ी के असल मालिक को चोरी का इल्म हुआ। उसने उसी वक्त थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। हादसे का शिकार होने वाली गाड़ी के बारे में छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि सईदाबाद थाने में उसकी चोरी की रिपोर्ट दर्ज है। ओह, तो यूं कहो कि जाहिद को माले मसरूखा की शनाख्त के लिए शेरशाह थाने जाना पड़ा तो उसे हकीकत का इल्म हुआ होगा। मैंने उसकी बात काट कर कहा। हाँ, वो भी बहुत खुश था और कार के हादसे को कुदरत का अताब करार दे रहा था। अब राजा कहाँ है? अव्वल खान की गुफ्तगू में आने वाले वक्फों से मुझे सख्त उलझन हो रही थी। मैं इस वाक़े की सारी जुज़वियात जल्द अज जल्द जान लेने के लिए बेचैन था और वो नपे तुले टुकड़ों में अपनी कहानी सुना रहा था। हादसे के बाद से वो अस्पताल में बेहोश पड़ा हुआ है। अव्वल खान ने एक मरतबा फिर मुख्तसर सा जवाब देने पर अक्तिफा किया। उसकी सख्त तरीन निगरानी की जरूरत है, मैंने मुस्तरिबाना लहजे में कहा। वो बहुत मक्कार आदमी है, होश में आते ही अस्पताल से फरार होने की कोशिश करेगा। जाहिद ने अपने अफसरों को बता दिया है कि वो STF का मतलूब मुजरिम है। तुम फिक्र ना करो, मुसल्ला पुलिस के साथ मेरे चाको चौबंद आदमी भी अस्पताल की निगरानी पर मामूर हैं। उसे वहां से निकाल ले जाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती और ना वो खुद वहां से फरार हो सकता है। तुम इस मामले की अहमियत और संगीनी से वाकिफ हो। मैं अपनी किसी बात पर जोर नहीं दूंगा, बस इतना जरूर कहूंगा कि राजा को कम तर न समझना। वो हमारी तवक्कात से बढ़कर कोई भी खतरनाक कदम उठा सकता है। उसे निकल भागने में नाकामी हुई तो वो खुदकुशी की कोशिश कर सकता है। उसके भाग जाने का खौफ अपने दिल से निकाल दो। इस बार अव्वल खान की आवाज पुरएतमाद थी। हादसे में उसकी दाहिनी पिंडली टूट गई है, चेहरा बुरी तरह जख्मी हुआ है। मेरा ख्याल है कि वो होश में आने के बाद अपनी मर्जी से बिस्तर से हिलजुल भी नहीं सकेगा। तुम्हारा खुदकुशी वाला अंदेशा दुरुस्त है। मैं उसकी मुकम्मल जामा तलाशी लेने का बंदोबस्त किए लेता हूँ। इसके पास से हर खतरनाक और मुश्तबा चीज हटा ली जाएगी। इसे स्टेशन 4 कब लाया जाएगा? मैंने पूछा। मेडिकल क्लियरेंस के बाद मैं उसे एक लम्हे के लिए भी अस्पताल में नहीं छोड़ूंगा, मामला तूल पकड़ जाएगा। मैंने अंदेशा जाहिर किया। वो लाख मुलजिम या मुजरिम सही, अस्पताल वाले उसकी टूटी हुई पिंडली का ऑपरेशन जरूर करेंगे। सर्जन का यही ख्याल है। हादसा शदीद था। ऑपरेशन के बगैर टूटी हड्डी का जोड़ बिठाने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। यह बिलावजह वक्त, पैसे और तिब्बी सहूलतों का ज़िया होगा। मैंने मानी के लहजा में कहा। वो मेरा इशारा समझ गया। तुम चाहते क्या हो? कदर तवक्कुफ के बाद उसकी आवाज़ आई। इस पर वसाइल पर बात करने की जरूरत नहीं, अपना अंजाम खुद उसे भी मालूम है। वो जिस हाल में है इसी हाल में उसे उठा लाओ। पुलिस तुमसे कोई तारुज़ नहीं करेगी। डॉक्टरों से कहा जा सकता है कि तुम अपने तौर पर उसका इलाज मुआवजा कराओगे। अस्पताल वाले उसे रोकने पर इसरार नहीं करेंगे। खासा जालमाना मशवरा है तुम्हारा, मगर वो गद्दार इसी सलूक का हकदार है। मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे मशवरे पर अमल किया जा सके। अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि जोशी के बेटे ने अपने बाप की लाश पहचान ली है। मैंने उसे याद दिलाया। राजा के सामने ये सब खबरें सानवी होकर रह गई हैं। मगर ये बात तुम्हें किसने बताई? मैंने तो इसके बारे में एक लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं निकाला। मैं बेइख्तियार हंस पड़ा। मैं भी अपने फराइज से गाफिल नहीं हूँ। मैंने जलाल को फ़ोन किया था, ये बात उसी ने बताई थी। अच्छा, तो वहाँ बैठा अपनी डोरियाँ हिला रहा है। शायद ये हम सब की मिली जुली कोशिशों का समर है कि राजा के फरार की कोशिश नाकाम हो गई, वरना इस तक पहुँचने में हमें दांतों पसीना आ जाता। उसके आदमी उसके खुफिया राबतों से बिल्कुल बेखबर हैं। उसके आदमियों की बेखबरी के बारे में तुम्हें जाहिद ने कुछ बताया है या ये तुम्हारा अंदाज़ा है? मैंने पूछा। जाहिद बहुत मुखलिस और मेहनती पुलिस अफसर है। उसने इन आठों से कड़ी बाजपुरस शुरू कर दी है। अभी सिर्फ इतना पता चला है कि राजा आजकल बड़े पैमाने पर हेरोइन का धंधा कर रहा है। वो अपना माल मकामी मार्केट में फैलाने के साथ यूरोप और अमेरिका स्मगल कर रहा है। मैंने अव्वल खान की इस बात को कोई अहमियत नहीं दी। मुझे मालूम था कि हेरोइन के घनौने कारोबार से शी की इबरतनाक पसपाई के बाद मंडियों में जो खला पैदा हुआ था उसे पुर करने के लिए कई मफाद परस्त मकामी गिरोह मैदान में कूद पड़े थे। अगर राजा अपने हरीफों को पीछे छोड़कर आगे निकल गया था तो वो कोई ताज्जुब खेज बात नहीं थी। उसके गिर्द जमा होने वाले पक्के पेशावर हैं, वो आसानी से जुबान नहीं खोलेंगे। मैंने कहा, राजा बराह रास्त हमारी तहवील में आ जाए
तो मुझे ज़रा भी फिक्र नहीं रहेगी कि उसके आदमी जुबान खोलते हैं या चुप सादे रहते हैं। राज, CIA और FBI के साजिशों में हेरोइन का तस्करा मुझे भी बेजोड़ लगा था, लेकिन अब तक के हकायक यही हैं। हेरोइन इन एजेंसियों से इतनी लाताल्लुक नहीं है। शी का खमीर हेरोइन के सरमाए से उठा था और वो CIA का एक हिस्सा बनी हुई थी। इस वक्त अपने जहन को इतना ना थकाओ, ये दूर की बातें हैं। इस वक्त हमें अपनी सारी तवज्जो राजा पर मरकूज रखनी चाहिए। मैं तुम्हारी तरफ से किसी अच्छी खबर का मुंतजिर रहूंगा। ये जानकर शायद तुमको भी खुशी हो कि अब यहाँ सिर्फ चोपड़ा नहीं है, उसके साथ साथ वनूद भी कराची आ गया है। इस खबर से जलाल को ज्यादा खुशी होगी। वो अब्दुल्ला के कत्ल के बाद इस पर खार खाए बैठा है। हंसी के साथ अव्वल खान की आवाज़ सुनाई थी। मुझे ये इतला उसी ने दी है। अब तुम यकसू होकर अपनी तवज्जो राजा पर मरकूज कर दो। और हाँ, ये तो बताओ कि राजा का मजहब क्या है। बात खत्म करते हुए मुझे अचानक वीरा का उठाया हुआ नुक्ता याद आ गया, जिसकी नजरी अहमियत थी मगर अमली तौर पर राजा का मजहब गैर अहम था। बुनियादी बात यह थी कि वो गद्दार और अपने वतन का मुजरिम था। उसके मजहब को दरमियान में लाए बगैर उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी था। वो झूठा और दोगला है, खुद को नो मुस्लिम कहता है। अव्वल खान बता रहा था, पहले ऐसा ही था तो कभी गिरजा नहीं गया। 2 साल पहले किसी जरूरत के तहत मुसलमान हुआ तो मस्जिद की सूरत तक नहीं देखी। मजहब के हवाले से मुसलमान इस पर एतबार करते हैं, ना ईसाई। ये बात तुम्हें अचानक क्यों याद आ गई? बस वीरा से बहस हो गई थी। मैंने हंसकर गोल मोल सा जवाब दिया। इसे बहस मत किया करो। इस लड़की ने नुक्ता आफरीनी में गजब का दिमाग पाया है। वकालत का पेशा इख्तियार कर लेती तो अपने हरीफों का जीना अजीरन कर देती। मैं तुम्हारी इस नसीहत पर अमल करने की कोशिश करूंगा। तुम राजा पर अपना काम शुरू कर दो। सईदाबाद से वापसी पर रास्ते में एक हादसे का मंजर नजर आना इस कदर मामूली और लाताल्लुक वाकया था कि मैंने किसी से इसका जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझा था। फोन बंद करने के बाद मैंने इन तीनों को राजा के अनोखे हादसे के बारे में बताना शुरू किया तो उनकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ये बात वाकई ताज्जुब खेज थी कि हम अपने जिस मुजरिम को ढूंढने में नाकामी के बाद वापस लौट रहे थे, वो हमारे रास्ते में हादसे का शिकार हो चुका था। हम वहां से गुजरे मगर हमने इस वाकये को कोई अहमियत नहीं दी। हम वहां रुक भी जाते तो हमें कुछ पता न चलता कि किस्मत की सितम जरीफियां क्या गुल खिला रही थी। सबसे पहली बात यह थी कि हम अपने मुजरिम को इसके चेहरे मोहरे से नहीं पहचानते थे। अगर वो जाए हादसा पर पड़ा होता तब भी हम उसे नहीं पहचान सकते थे कि वो राजा था। दूसरी और अहम तरीन बात यह थी कि इस वक्त तक हादसे के जख्मी को जाए हादसा से अस्पताल की तरफ ले जाया जा चुका था। ये मुकद्दर की निरंगियां हैं। वीरा सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए बोली, जो कभी कभी अपना रंग दिखाती है। जो हुआ वही सबसे बेहतर था, गजाला ने मुस्कुराते हुए कहा। वो टूटी हुई पिंडली के साथ अस्पताल का कैदी बन गया और वहां पुलिस वालों ने उसे शनाख्त कर लिया। जब किसी मुजरिम की शामत आती है तो उसके गिर्द इसी तरह घेरा तंग होता है। अब स्टेशन 4 में मैं उसकी खिदमत करूंगा। सुल्तान शाह ने अपने दोनों हथेलियों को जोर जोर से आपस में रगड़ते हुए ऐलान किया, इसे अपनी छठी का खाया पिया तक याद आ जाएगा। मैं तुमसे मुत्तफिक नहीं हूं, गजाला ने नरमी से कहा। ताकत के बल पर किसी को जेर करना तीसरे दर्जे में शुमार होता है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हमको इस मलाउन की ज़ियाफत करनी चाहिए? वीरा ने तेवरियां चढ़ाकर पूछा। शायद हम में से किसी ने इसको नहीं देखा, लेकिन अब तक इसके बारे में जो बातें सामने आई हैं इनसे पता चलता है कि वो उम्दा मनसूबाबंदी से काम करने वाला आदमी है। इसने जोशी को निकाल ले जाने में कामयाबी हासिल की, अपने घर से कामयाबी से फरार हो गया। वो तो इसके सितारे गर्दिश में आ गए कि उसकी चुराई हुई गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। परिणाम इस वक्त उसके निकल जाने पर अपने हाथ मल रहे होते। गजाला ने दामन बचाकर जवाब दिया, तुम्हारी बात वाज़े नहीं है। वीरा ने फौरन एतराज जड़ दिया, जो कुछ कहना चाहती हो खुलकर कहो। मैंने इन तीनों की गुफ्तगू में दखल देने की कोई जरूरत महसूस नहीं की। मुझे अंदाजा हो रहा था कि गजाला के जहन में कोई नई बात जन्म ले चुकी थी। एक बार अव्वल खान इसे अपनी तहवील में लेने में कामयाब हो जाए तो वह हर वक्त हमारे रहमो करम पर होगा। गजाला कह रही थी, तुम जब चाहो उस पर हाथ उठाकर तशद्दुद का आगाज कर सकती हो, लेकिन मेरा अंदाजा है कि वो तशद्दुद के सामने झुकने वालों में से नहीं है। तुम ठीक कह रही हो, सुल्तान शाह बोला। बाज मुजरिम बहुत सख्त जान होते हैं, हर तशद्दुद सह लेते हैं लेकिन अपनी जुबान नहीं खोलते। अभी हमने राजा का सामना नहीं किया और ना उसके रवैये के बारे में कोई अंदाजा लगा सकते हैं। तुम जो कुछ कह रही हो वो निरे कयास पर मबनी है। एक बार तुमने उसके साथ मारधाड़ शुरू कर दी तो फिर उसे अपने मुफाहमाना रवैये का यकीन नहीं दिला सकोगे। गजाला बोली, तुम्हारा मशवरा है कि हम इब्तदा ही से उससे पुचकारना शुरू कर दें? वीरा ने पूछा। इसमें क्या कुबाहत है? गजाला ने उसके तंज का अंदाजा करके जवाबी सवाल कर डाला। प्यार करके किसी भी लम्हे थप्पड़ रसीद किया जा सकता है, यह मंतकी अमल होता है।
थप्पड़ मारकर प्यार करना कति गैर मंतकी रवैया लगता है। राजा समझ लेगा कि उसे धोखा देने की कोशिश की जा रही है। स्टेशन 4 की किसी संगलास कोठरी में वो हमारे हमदर्दाना रवैये पर एतबार कर लेगा। इस बार सुल्तान शाह ने सवाल किया, वहां सब कमरे एक जैसे नहीं है, यह तुम पर मुनहसर है कि तुम उसे कहां बंद करते हो। गजाला ने बेपरवाही से जवाब दिया। सुल्तान शाह लाजवाब होकर मेरी तरफ देखने लगा। वीरा उसकी इस हरकत पर चिढ़कर बोली, अपने गुरु की तरफ क्या देख रहे हो? कभी कभी अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करो। तुम उसे इतनी कफायत से इस्तेमाल करते हो कि इसे जंक लग जाएगा। मैं इसे इस्तेमाल करूं या ना करूं, मेरे पास अकल तो है ना। सुल्तान शाह ने उसे तुर्की बा तुर्की जवाब दिया। तुम सिरे से इस नेमत से महरूम हो। मेरा हाल तुम जैसा होता तो मैं बहुत पहले तुम तीनों को कहीं मरवा चुकी होती। यह बात तुमसे ज्यादा डैनी जानता है। तुमको भी अपनी बात की तस्दीक के लिए मेरे गुरु की तस्दीक की जरूरत है। सुल्तान शाह ने जहर खंड के साथ कहा। दुरुस्त कहा है किसी दाना ने कि औरतें नाकिसुल अकल होती हैं, अपने कौल से अपने हर फेल की तरदीद करती हैं। औरतों को नाकिसुल अकल ना कहो। अभी गजाला ने तुमको लाजवाब कर दिया था। वो डैनी की बीवी है, इसमें मर्दाना वकार और समझ बूझ के आसार मिलते हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूं। फजूल बातों में वक्त बर्बाद न करो। मैंने उन दोनों को तादीब की। हमें जल्द अज जल्द किसी फैसले पर पहुंचना चाहिए। अव्वल खान ने स्टेशन 4 ले जाते ही उसकी ठुकाई शुरू करा दी तो हम कोई दूसरी राय इख्तियार नहीं कर सकेंगे। तुम भी तो सारी बातें सुन रहे हो, खुन्ने क्यों बने हुए हो? अपनी भी कोई राय दो। वीरा मुझसे उलझ गई। मैं सब कुछ सुन रहा हूं लेकिन मसलहत के पेश नजर खामोश हूं। पहले मैं तुम्हारी राय सुनना चाहता हूं। मैं तुम्हारी मसलहत का मतलब खूब समझती हूं। तुम गजाला का साथ देना चाह रहे हो ना? दरीचे शक। सुल्तान शाह बेसाख्ता बोल पड़ा। जिंदगी भर के साथ ही हैं, दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। तुमको क्या एतराज है? मुझे क्यों एतराज होगा? वीरा ने फौरन कलाबाजी खा ली। सोची समझी हिकमत अमली के तहत हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे एतराज राजा की खातिर तवाज़े पर था। मुझे इस तसव्वुर से घिन आ रही थी कि हमें एक अद्दार की नाज बर्दारियां करनी पड़ेंगी। अल्फाज के हेर फेर से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाज बर्दारियां तो अब भी करनी पड़ेंगी। सुल्तान शाह ने उसे सुलगाने की कोशिश की। इस बार वीरा ने अपनी खोपड़ी काबू में रखी और नरमी से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में उसके सर पर जूते मारकर नाज बर्दारी का अजाला किया जा सकता है। इन तीनों की इस तवील गुफ्तगू में मेरी सारी तवज्जो काम के मरकजी नुक्ते पर मरकूज रही थी। बातों ही बातों में उन्होंने मुझे एक नई राह सुझाई थी। मैंने मजीद चंद सानियों तक गजाला की तजवीज़ के मुज़मरात पर गौर किया और फिर मोबाइल फ़ोन पर अव्वल खान से रब्ता करने का फैसला कर लिया ताकि उसे इब्तदा ही से नई पॉलिसी पर अमल पैरा होने का मौका मिल सके। STF के फील्ड अस्पताल का वो कमरा बहुत साफ सुथरा और आरामदेह था। ऊंची और ढलवान छत वाली फौजी बैरक के किसी हिस्से में फॉल सीलिंग लगाकर इस कमरे की ऊंचाई मुनासिब हद तक कम कर दी गई थी ताकि दीवार में नस्ब एयर कंडीशनर को पूरी तरह अपनी कारकर्दगी दिखाने का मौका मिल सके। कमरे में सिर्फ एक सर्जिकल बेड पड़ा हुआ था। सफेद चादर वाले बिस्तर पर राजा बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। इसकी पूरी दाहिनी पिंडली पर टखने के ऊपर से घुटने के नीचे तक मोटा और सफेद प्लास्टर चढ़ा हुआ था और वो आंखें मूंदे बिस्तर पर पड़ा हुआ था। अव्वल खान अस्पताल पहुंचा तो राजा होश में आ चुका था। वो दर्द और तकलीफ से बुरी तरह कराह रहा था। इस वक्त राजा की पिंडली पर कच्चा प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वो अस्पताल के जनरल वार्ड में किसी लावारिस मरीज की तरह अकेला पड़ा हुआ था, जबकि दूसरे मरीजों के पास एक दो तीमारदार मौजूद थे। अस्पताल का तिब्बी अमला राजा की आहुफगान से कतई लाताल्लुक नजर आ रहा था। वार्ड के दरवाजे पर एक मुसल्ला सिपाही अपनी बंदूक लिए बैठा था। इसके दो साथी नीचे टहल रहे थे। अव्वल खान बाहर मौजूद भीड़ में अपने दो आदमियों को देखता हुआ सीधा आर्थोपेडिक एंड सर्जिकल वार्ड के ड्यूटी डॉक्टर के कमरे में पहुंचा। रस्मी तारुफ के बाद वो डॉक्टर उसे अपने साथ लेकर राजा के बिस्तर तक पहुंचा और अव्वल खान को बताया कि शदीद ज़र्ब की वजह से राजा की पिंडली की हड्डी 3 जगह से टूटकर गोश्त और अजलात में पवस्त हो गई थी। ऑपरेशन और स्टेनलेस स्टील की पट्टियों के सहारे के बगैर हड्डियों को असल जगह पर छोड़ना नामुमकिन था। अस्पताल वालों ने फर्स्ट एड में कच्चा प्लास्टर चढ़ाकर राजा को दर्द कुछ दवाओं के इंजेक्शन दिए हुए थे। शाम को इसकी पिंडली का ऑपरेशन होना था। सब इंस्पेक्टर जाहिद के इमाम पर वो पुलिस केस बन चुका था। राजा पर कानून के मुहावजों से मुसल्ला मुकाबले, फरार, कार की चोरी, गैर मोहताज ड्राइविंग और फिर हादसा करने के मुतअद्दिद इल्जामात थे। इसको अस्पताल का अमला अपनी स्वाबदीद पर रुखसत नहीं कर सकता था। अव्वल खान ने ड्यूटी डॉक्टर को इंदिया दिया था कि वो अपने तौर पर राजा की तिब्बी देखभाल का ख्वाह था। उसने अस्पताल से जाहिद को फोन किया। वो थाने में मौजूद था। थोड़ी देर में अस्पताल पहुंच गया और कागजी खानापुरी के बाद अव्वल खान को राजा को ले जाने की इजाजत मिल गई। इसके अस्पताल पहुंचने से पहले मोबाइल पर मेरी और उसकी तफसीली बात हो चुकी थी। वो राजा को अपने साथ लाने के बंदोबस्त से गया था। अस्पताल से निकलने के बाद उसने रास्ते ही में अपने अमले को कैदी के कयाम के बारे में ब्रीफ कर दिया था।
वो स्टेशन 4 पहुंचा तो राजा के लिए वो कमरा तैयार था जहां वीरा एक नर्स के रूप में मौजूद थी।